लेटर बचा है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। चलो निकालो जल्दी, इडियम्स फ्रेजेस निकालो। क्लास 6 चलना है ना आज, क्लास 6 अब डेली चलेगा इडियम्स फ्रेजेस। चलो जितने पीछे बच्चे हैं सबके सब 5 नहीं हुआ है, कल करा देंगे उसको, कोई बात नहीं। देखो यहां पहला शब्द है टू मिस द बस। टू मिस द बस का मतलब होता है अवसर का लाभ ना उठा पाना, यानी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना कहलाता है टू मिस द बस। देखो दो शब्द बनता है, एक बनता है टू मिस द बस और इसी से रिलेटेड दूसरा शब्द बनता है टू मिस द बोट। इन दोनों का मतलब क्या होता है? अवसर का लाभ ना उठाना। जैसे पहले बस कहां होता था? जल मार्ग से सब कुछ होता था, तो वही है कि बोट को, पुराना चीज है तो वही है, बोट को भी जोड़ देता है। टू मिस द बस या टू मिस द बोट, दोनों का मतलब क्या होता है? लाभ ना उठा पाना अवसर का। मान के चलो कि तुम्हारा एग्जाम है और एग्जाम है तुम्हारे जिस गांव से हो, जिस घर से हो, वहां पर एक ही बस जाती है और अगर एक बस है उसके बाद कोई बस नहीं है, अब वो बस ही तुम्हारी छूट गई, तुम्हारा एग्जाम छूटा, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी छूटा, वही चीज है टू मिस द बस। यानी टू मिस द बस का मतलब होता है अवसर का लाभ ना उठा पाना, यानी कोई चीज मतलब मिस कर देना, वही कहलाता है। थ्रू आउट ऑफ गियर, थ्रू आउट ऑफ गियर का मतलब होता है सही तरीके से काम ना करना, यानी किसी भी चीज का प्रॉपर वे में काम ना करना कहलाता है थ्रू आउट ऑफ गियर। अब मान के चलो गाड़ी के अंदर गियर होता है और गियर काम नहीं कर रहा है तो उसे क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। बाहर क्यों फेंका? क्योंकि सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो थ्रो मतलब फेंकना, आउट मतलब बाहर, किसको? गियर को। तो गियर को उठाया और गाड़ी से बाहर फेंक दिया, मतलब क्या है? सही तरीके से काम नहीं करना। नेक्स्ट है फ्लाइंग विजिट। बहुत छोटी याद करने वाली चीज ही क्या है बताओ मुझे? इडियम्स फ्रेजेस एक बार ध्यान से देख लिए तो तुम्हें हमेशा के लिए याद हो गया। अब फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या है? बहुत छोटी यात्रा, यानी बहुत छोटी यात्रा जब होती है उसे कहते हैं फ्लाइंग विजिट। मान के चलो कि तुम्हें जम्मू से कश्मीर जाना है, पैदल जा रहे, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, अब पैदल जा रहे हो, कितना लग जाएगा टाइम? अब मान के चलो साइकिल से जाना है और टाइम लगेगा, बस से जाना है और टाइम लगेगा, ट्रेन से जाना है और कम टाइम लगेगा, और वही चीज किससे जाना है? फ्लाइट से। तो फ्लाइट से जाना है तो क्या यात्रा क्या हो गई? छोटी हो गई। यानी नॉर्मली आपको 1.5 से 2 घंटा, यहां से आओ तुम जम्मू कश्मीर से उठो कन्याकुमारी, मैक्सिमम 2.5 घंटा लगेगा। तो वही क्या कहलाता है? फ्लाइंग विजिट। यानी फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है बहुत छोटी यात्रा, यानी जो यात्रा जो बहुत छोटी हो। एक नॉर्मल जो प्लेन होती है कम से कम पता है रफ्तार कितना होता है? कितना? नॉर्मल, हाँ 900 से 800 से 900 के बीच में इसकी नॉर्मल रफ्तार होती है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। और वही हमारा जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 700 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 700 किलोमीटर का स्पीड था उसका। अब सोचो इतना दूर है, तुमको क्या लगता है कि पास है? उतना दूर है। आप देखो कि हमारे साइंटिस्ट लोग, आपको यकीन ना हो, हमारे साइंटिस्ट लोग दूसरे प्लेनेट को ढूंढ रहे हैं। अगर मिल भी गया ना, उससे जाने तक कई मिलियन 100 साल के टाइम लग जाएंगे। हमारा सबसे नियरेस्ट जो प्लेनेट है, जो हमारा नियरेस्ट जो अर्थ है, कौन सा है पता नहीं, एंड्रोमेड्स कैसे करके, एंड्रोमेडा करके है, और उसके तक जाने में कम से कम 5 मिलियन साल का टाइम लग जाएगा। सोचो हम लोग कहां होंगे। वही चीज है कि बहुत दूर होता है, फिर भी डिस्टेंस, कॉस्मोस, जो कॉस्मोलॉजी पढ़ो पता चल जाएगा, इतना बड़ा बड़ा है। तो वही चीज है फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी यात्रा जो बहुत छोटी हो। उसका रीजन क्या है? फ्लाइट। आप फ्लाइट से यात्रा करोगे तो क्या बन जाएगा? बहुत छोटी यात्रा, फ्लाइंग विजिट बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका पास मस्टर। पास मस्टर का मतलब होता है उचित स्तर का होना, यानी मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यानी जो रिक्वायर्ड है उसके स्टैंडर्ड का मीट कर जाना क्या कहलाता है? पास मस्टर। अब पास मस्टर को याद करो, पास मस्टर को याद करो मास्टर से, कि आपको मास्टर वही पास करा सकते हैं जो क्या होते हैं? पास मास्टर होते हैं। यानी मास्टर वही आपको पास करा पाएंगे जो पास मास्टर होते हैं, उचित स्तर के होते हैं। तो मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड कहलाता है पास मास्टर। नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है, हाल ही फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी बहुत अधिक खर्चा, वेरी एक्सपेंसिव।
यानी जो चीज बहुत ज्यादा महंगा हो उसे कहते हैं कॉस्ट, एन आर्म एंड अ लेग। अब मान के चलो आप एक टाइम याद करो, जिस टाइम में लोग किडनी बेच के आईफोन खरीदते थे, याद है? तो इसका मतलब कि आईफोन की कीमत बहुत महंगी थी। अब मान के चलो कि कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके लिए तुम्हें एक अपना एक आर्म यानी एक बाजू और दूसरा एक पैर बेचना पड़े, सोचो उसकी कीमत कितनी होगी। यही तो कह रहा है, कॉस्ट मतलब कीमत। कितनी कीमत है? तो एक बाजू और एक पैर, तो इतनी कीमत की चीज क्या कहलाती है? बहुत अधिक खर्चा वाला, बहुत अधिक खर्चीला, वेरी एक्सपेंसिव कहलाता है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, यानी बहुत अधिक खर्चीला। नेक्स्ट है हैव वंस हैंड्स फुल। अब देखो यहां हैंड्स फुल की स्पेलिंग गलत लिखा, मतलब दोनों एक साथ नहीं है। अगर हैंड फुल्स करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? आखिर में लगेगा, नाउन में कराया हूं, लेकिन यहां पर है कि हैव वन हैंड्स और आगे कर दिया फुल। इडियम में कुछ भी कर सकता है। तो हैव वंस हैंड्स फुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा व्यस्त होना, बहुत व्यस्त होना। अब हैव का मतलब होना, वंस हैंड्स फुल यानी उसके जितने सारे हाथ है सबके सब क्या है? व्यस्त है। मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, काम कर रहा है, अब उसके एक हाथ में कोई कुछ सामान है, दूसरे हाथ में दूसरा सामान है, और ऐसे करते करते पूरा का पूरा हाथ उसका व्यस्त है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? बहुत व्यस्त होना। यानी है मतलब होना, वंस मतलब खुद का जो हाथ है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, यानी क्या है? टू बी वेरी बिजी, बहुत ज्यादा व्यस्त होना। देखो कहीं ना कहीं आप देखोगे ईडियम्स के जितने भी अर्थ होंगे उसके लिखे शब्द में ही छुपा होगा। अब यहां पर हाथ उसके भरे हुए हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि नहीं, व्यस्त है वो, या वो किसी काम में बहुत ज्यादा लगा हुआ है, व्यस्त है। वही चीज क्या कहलाता है? हैव वंस हैंड्स फुल। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब है आनंद से भरा हुआ, एन इंजॉयबल स्टेट, या ये कह दो तुम कि इसके लिए आता है जैसे प्लीजेंट सिचुएशन को कहा जाता है। जैसे इसकी कहानी बताता हूं, देखो दो इडियम बनता है। एक इडियम है बेड ऑफ रोजेस। जैसे होता क्या कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने सैनिक थे लास्ट में बचे हुए, उनके सम्मान के लिए कि इतने दिन इतने रात तक सोए नहीं, और उनके सम्मान के लिए क्या किया गया कि उनके लिए एक गुलाब से बिस्तर तैयार किया गया, एक ऐसा बिस्तर जो सिर्फ और सिर्फ गुलाब बिछा दिए गए और उनके स्वागत में किया गया था। और वही एक ऐसा कहा जाता है कहानी कि एक ऐसा व्यक्ति था जो सजा देने का काम करता था। वो सजा पता है कैसे देता था? एक कांटों का बिस्तर बनवाया था, और जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता था उसको सजा देने का मन कर, बोला इसी पर इससे लिटा दो, इसी पर सुला दो। तो अब वही क्या है कि दो इडियम यहां से निकला है, एक है बेड ऑफ रोजेस और दूसरा है बेड ऑफ थ्रॉन्स, यानी कांटों का बिस्तर, एक क्या है? गुलाब का बिस्तर। अब यही है बेड ऑफ रोजेस, यानी बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या हो गया? जो आनंद से भरा हो। अब तुम्हारे लिए बेड ऑफ रोजेस बना दिया जाए तो आनंद नहीं आएगा, आनंद ही आनंद है। और वही बेड ऑफ थ्रोन्स कर दिया जाए, कांटों का बिस्तर, तो वही क्या है? बेड ऑफ थ्रोन्स। तो दो इडियम देखो, अलग अलग चाहता तो इसी शब्द को दूसरा एक और करा देता, लेकिन इसी कोई जरूरत नहीं है, एक ही शब्द से दूसरा शब्द बना है। बेड ऑफ रोजेस यानी एक अच्छा स्थिति, अब बेड ऑफ थ्रोन्स एक बुरा स्थिति, यानी एक प्लीजेंट है, एक दूसरा अनप्लीजेंट है। नेक्स्ट है वाइप द नोज। वाइप द नोज का मतलब होता है धोखा देना। लो कर लो बात। वाइप का मतलब होता है मिटाना, हटाना। नोज को मिटा देना यानी क्या कर देना? धोखा देना। जानते ही होगे कहानी ये सबसे ज्यादा। अब ये सूर्पनखा की कहानी कहते हैं कि जब राम जी लक्ष्मण जी जब जिस वन में थे, मतलब रहते थे, तो सूर्पनखा वहीं से गुजर रही थी, तो उसने श्री रामचंद्र जी के पांव को देखा। तो पांव को देख के सोचा कि जिसके पांव इतने खूबसूरत है वो व्यक्ति कितना खूबसूरत हो। सूर्पनखा पहुंच गई राम जी के पास और जाके कह रहे कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, अया संजोग विधि रचा विचारी, कि तुम जैसा पुरुष और तुम सम पुरुष, मैं तुम जैसा पुरुष, न मोह सम नारी, न मेरी जैसी नारी। यह संजोग जो है विधि का विधान है। आओ हम दोनों संजोग से मिले हैं, तीनों लोग घूम ली, 14 भुवन घूम ली, मेरे जैसा कोई मिल सके ऐसा कोई मिला नहीं। राम जी ने कहा कि देखो अपना परिचय कितना बढ़िया दे रही है कि घूम घूम के अपने लिए दूल्हा खोज रही है, इतना बढ़िया संस्कार कहीं देखा ही नहीं मैंने। तो बोला तुम मुझे क्या देख रही हो, मेरा भाई देखो सामने पड़ा है, मेरे से ज्यादा खूबसूरत है। चली गई उनके पास,
और जाके यही डायलॉग चेप रही है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी। सीता जी जब लक्ष्मण जी जो थे कहे कि मैं तो दास हूं उनका, असली तो मालिक वो है। अब बीच में पता चला कि इसकी तो शादी हो गई है, बोली कि सीता जी को खा जाऊंगी मैं, बस इशारा कर दिए राम जी की चाप दो। लक्ष्मण जी उठे, चाप दिए। अब यही चीज होता है वाइप द नोज। वाइप का मतलब होता है मिटाना, वाइप का मतलब होता है हटाना। अच्छा एक चीज देखो, तुम लोगों ने एक मोरालिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट पर आता हूं कि किसी भी चीज को तुम जैसा देखते हो वैसा होता नहीं है। जब आप किसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर पढ़ोगे, आप किसी से पूछोगे ना कि सूर्पनखा अच्छी थी या बुरी थी, 99% लोग कहेंगे कि बुरी थी, उसने ऐसा किया ऐसा कहा। अलग अलग ग्रंथ है, एक ऐसा जगह है जहां रामचरितमानस में ही चीज लिखा, यह चीज बताया गया कि सूर्पनखा का कोई गलती नहीं था। सूर्पनखा का पति था, सूर्पनखा का पति था, विदित जिह्वा करके था, और रावण ने उसे मार दिया, और दोनों के बीच में लव मैरिज हुआ था। अब ये जो है बचपन का प्यार है। अब इसने कसम खा लिया कि तुम्हारा जो है बदला तो लेंगे, बोला कुल समेत, तुम्हारा कुल समेत नाश करवाएंगे। अब यहां पर नाक कटा है तो जाना चाहिए रावण के पास, ये रावण के पास नहीं गई, रावण के पास। अब उसके बाद पूरा मूल नाश कर ही दिया। तो यही चीजें जो दिखता है रियलिटी में, उसका अलग ही एक लेवल होता है। तो चलो आ जाओ, वाइप द नोज। वाइप द नोज का मतलब क्या है? मेरा सीजीएल का एग्जाम हुआ, अच्छा गया है, बहुत बढ़िया। तुम लोग काहे नहीं सीजीएल का एग्जाम देते हो? एग्जाम कोई भी ना छोड़े, अभी टाइम नहीं हुआ। कितने ऐसे जो ग्रेजुएट नहीं किए हैं? चलो फिर कोई बात नहीं, पहले अटेम्प्ट में ही बढ़िया पोस्ट निकालना। तो वाइप द नोज क्या है? धोखा देना। नेक्स्ट है आपका डंकीज ईयर। डंकीज ईयर मतलब होता है बहुत लंबा समय, यानी ये अ लॉन्ग टाइम को, ये भी क्वेश्चन सीडीएस ने पूछा है। यानी डंकीज ईयर का मतलब होता है बहुत लंबा समय। देखो पहले क्या था, यहां से डंकीज पहले ईयर हुआ करता था कि इसके कान देखो, इसी से इडियम बना दिया गया था बहुत लंबा समय को दिखाने के लिए। जैसे देखो इस सेंटेंस को पढ़ो, हाय आई हैवंट सीन यू इन डंकीज ईयर। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने तुम्हें बहुत सालों से नहीं देखा हूं। तो वही है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब क्या होता है? बहुत लंबा समय, यानी डंकीज ईयर बहुत लंबा पीरियड यानी टाइम को दिखाता है। कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। ये मीनिंग नहीं है, जैसे इसके भी अलग होते हैं, इसका अलग मीनिंग होता है। कास्ट का मतलब होता है रखना, पल्स का मतलब होता है मोती, बिफोर मतलब होता है सामने, स्वाइन मतलब होता है सुअर। स्वाइन मतलब स्वाइन फ्लू नहीं चलता है तो सुअर का फ्लू है वो, वही चीज है। कास्ट मतलब रखना, पल्स का मतलब होता है मोती। अब सुअर के सामने मोती रखोगे तो किस काम का? वही तो होता है भैंस के आगे बीन बजाना। यानी देखो अंग्रेजी में पल्स का मीनिंग समझ में आएगा। और राइट थिंग यानी एक सही चीज, इन किसमें? रॉन्ग है, गलत हाथ में। देखो जब भी प्रीपोजिशन लगता है पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, गलत हाथ में एक सही चीज। अब गलत हाथ में सही चीज का मतलब क्या है कि जो जिसके लायक नहीं है वो चीज उसको दे देना। यानी अब जैसे सुअर के सामने मोती रखने का मतलब क्या है? उसको क्या कीमत इसका पता, इसको कीमत नहीं पता है। वही चीज है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, यानी गलत हाथ में सही चीज। चलो आ जाओ, टू मिस द बस, अवसर का लाभ ना उठा पाना। थ्रू आउट ऑफ गियर, फ्लाइंग विजिट, पास मास्टर। मास्टर तो ही पास कराएंगे ना जो चीज स्तर के हो। कास्ट एंड आर्म्स, हैव वन हैंड्स फुल, बेड ऑफ रोजेस और बेड ऑफ थ्रॉन्स। बेड ऑफ थ्रॉन्स का मतलब कांटों का बिस्तर, यानी दुख से भरा हुआ। वाइप द नोज, डंकीज ईयर, कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। अब ये अंग्रेजी में तो पूछेगा, हिंदी में तो पूछेगा नहीं, लेकिन मीनिंग वही है, जो उसका है वही इसका है। चलो यहां तक किसी को तकलीफ? सब समझ में आ रहा है ना?